हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री सब्जेक्ट का पाठ 2 राजा, किसान और नगर के बारे में। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य इत्यादि राजाओं के बारे में, हर एक राजा, गुप्त साम्राज्य के कुछ राजाओं का जिक्र है, और किसान जो उस समय के कैसे किसान थे, उनकी खेती की तरीके चाहे और सब चीज़ें जानना है, और जो प्राचीन नगर हैं उनके बारे में भी जानना है। यह चैप्टर बेसिकली 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच में 600 ईस्वी के बीच यानी लगभग 1200 वर्षों के बारे में इस चैप्टर को कवर किया गया है। और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का यह जो सीरीज लेकर हम आए हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो भी छात्र ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर पकड़ जमा लिए, उनका बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट आने का बहुत अधिक चांस बढ़ जाता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर 5 आप सही करते हैं तो 5 में 4.25 नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि एकदम 5 में 5 मिलेगा। लेकिन अगर आप दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय में कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों के जवाब में कुछ त्रुटि हल्की कर देते हैं, तो उस प्रश्न का सही जवाब से थोड़ा सा आप चूक जाते हैं। इससे जहां 10 मिलना चाहिए वहां 9-8 मिलेगा, जहां 5 मिलना चाहिए वहां 4.5 या 4 नंबर मिलेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर आपकी जितनी अधिक पकड़ होगी, उतना ही आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा सफलता हासिल कर पाना ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो चैनल है शर्मा आर्ट्स क्लासेज का, इस पर हम 11th-12th के क्लास के विद्यार्थियों के लिए आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आए हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता वाला, ईंट, मनके और अस्थियां का 1 से लेकर के 50 प्रश्नों का हमने उत्तर सहित व्याख्या किया था। उस वाले वीडियो को अगर आप में से किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं इसी चैनल के, और आपको मिल जाएगा, उसका आप अध्ययन करें, अथवा हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से भी आप दे सकते हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12th के हिस्ट्री का पाठ 2 का राजा, किसान और नगर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन। इसमें हम 78 प्रश्नों का अध्ययन कराएंगे, उत्तर सहित व्याख्या करेंगे। आप यहाँ जो आप इस चिन्ह को देख रहे हैं, इसके इधर आपको प्रश्न रहेगा, जो इस मोबाइल पर आपके डिस्प्ले होगा, उसका हम आंसर यहाँ टिक मारेंगे, और प्रश्न बोलने के बाद जो भी उसके आंसर हो सकते हैं, संभव उत्तर ABCD में से कोई एक होगा, उसका आंसर आप तुरंत जवाब देने की भी कोशिश करेंगे कमेंट के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं छात्रों। देखिए, ये रहा आपका प्रश्न पत्र। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? ऑप्शन है A मुद्रा राक्षस, B अर्थशास्त्र, C बृहत कथा मंजरी, और D है कथा सरित सागर। तो क्षेमेंद्र कौन थे? एक लेखक हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बृहत कथा मंजरी, इसलिए A का ऑप्शन नंबर C होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? VVI प्रश्न है। इंडिका कमेंट करके बताएं, इंडिका के रचनाकार लेखक कौन थे? क्योंकि इंडिका जो है, इससे रिलेटेड सवाल 2014 में पूछा जा चुका है, आप प्रश्न पत्र में देख सकते हैं। ऑप्शन है आपके चाणक्य, मेगास्थनीज, हर्षवर्धन और कालिदास। तो यहाँ मेगास्थनीज मारेंगे, क्योंकि यूनान देश के रहने वाले मेगास्थनीज ही भारत आए थे और इंडिका नामक पुस्तक लिख करके यहाँ से अपने यूनान देश लौटे थे। तो उनकी ये जो पुस्तक है इंडिका, यह हमारे उस समय के इतिहास को बतलाता है। दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसमें ऑप्शन हो जाएंगे A। चलिए इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा हम सवाल भी बता दें। दूसरा सवाल में जो मेगास्थनीज है, ये मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक भी कहा जाता है। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक भी कहा जाता है, और ये निकेटर सेल्यूकस का
राजदूत था, निकेटर सेल्यूकस का राजदूत था। यह भारत आकर के भारतीय राजा उस समय के जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके साथ इन्होंने संधि की थी बहुत सारी चीज़ों का, और यहाँ रहने का उन्होंने अवसर पाया, और इस दौरान उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। दूसरा सवाल है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए कमेंट करके। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का बहुत बड़ा तानाशाह था और उसके शासनकाल में फ्रांस का काफ़ी उत्तरोत्तर विकास हुआ था। उसी तरह समुद्रगुप्त के भी शासनकाल में भारत का चहुमुखी विकास हुआ था। इसलिए उपमा स्वरूप हम लोग जो है हमारे इतिहासकारों ने भारत का नेपोलियन कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान क्या थे? गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान कौन थे? तो ऑप्शन है आपका महासंधि विग्रहिक, महास्वपति, महापिलुपति, महाबलाधिकृति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महापिलुपति। अगला है सवाल, निम्न में से महिला संत, पहली महिला मतलब निम्न में से संत कौन थी? पहली नहीं है यहाँ, निम्न में से महिला संत कौन थी? तो मीरा भगवान श्री कृष्ण की संत थी, अंडाल भगवान विष्णु की संत थी, कराईकाल ये भी संत थी। ठीक है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल है आपका, धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत, देखिए धम्म जो शब्द है ये असल में धर्म से रिलेटेड है, यानी धर्म न कह के इसे धम्म कहा जाता है। ठीक है, और राजा अशोक ने जो है अपने राज्य में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, धम्म महामात्रों की। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि किस मौर्य राजा ने अपने राज्य में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की? तो अशोक। यहाँ सवाल है धम्म की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक और कनिष्क। तो यहाँ भी हम ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, अशोक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से किया जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे हमारे मैंने फ्रांस के, यूरोपीय देश के बहुत बड़ा तानाशाह था, और उससे हमारी समुद्रगुप्त भारतीय शासक की तुलना की जाती है। तो यहाँ सवाल है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? ऑप्शन ए है हिटलर, बी है नेपोलियन, सी है बिस्मार्क और डी है मुसोलिनी। तो हम यहाँ नेपोलियन मारेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक, चलिए मौर्य वंश वही जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से राजा घनानंद को हरा करके भारत की गद्दी पर एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं, और उस संस्थापक जो व्यक्ति था, जिस राजा ने मौर्य वंश की स्थापना किया था, उसका नाम है चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए में ही है, बी है बिंदुसार, सी है अशोक और डी है कुणाल। तो ये तीनों नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है पाटलिपुत्र, बी है तक्षशिला, सी है श्रवणबेलगोला, डी है उज्जैनी। तो इसमें उत्तर होगा श्रवणबेलगोला। ठीक है, श्रवणबेलगोला एक जगह है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? यहाँ ऑप्शन आपके हैं, ए बौद्ध, बी जैन, सी शैव धर्म, डी है वैष्णव धर्म। तो हम यहाँ मारेंगे उत्तर जैन धर्म, क्योंकि देखिए अब चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड प्रश्नों का जवाब हम आपको दे दें। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, और इन्हीं का जो बेटा था जिनका नाम था बिंदुसार। ठीक है, तो बिंदुसार जो थे वह किसी और धर्म को, आजीवक धर्म को मानते थे। कभी कभी ये भी सवाल पूछता है। और इन्हीं बिंदुसार का बेटा था अशोक, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। तो अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, अशोक को महान भी कहा गया। इसको एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा, कभी कभी बिंदुसार वाला भी पूछ देगा, कभी अशोक वाला पूछ देगा। तो यहाँ सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो जैन धर्म हो जाएगा उत्तर। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम
राजा कौन था, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है अशोक, बी है कुणाल, सी है संप्रति, डी है बृहद्रथ। ठीक है, तो ऑप्शन आपके डी में, डी इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ, क्योंकि बृहद्रथ को मौर्य वंश का अंतिम राजा माना जाता है। पहले अगर सवाल इसी तरह पूछ दिया कि मौर्य वंश के पहले राजा कौन है, तो चंद्रगुप्त भाई उसने स्थापना किया तो वही पहले हो गए, लेकिन अंतिम राजा कौन है, तो यहाँ बृहद्रथ मारेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल, ठीक है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान, इसमें ऑप्शन नंबर है कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पणयाध्यक्ष, लवण्याध्यक्ष। तो सी हो जाएगा पणयाध्यक्ष। पणयाध्यक्ष जो थे सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा 12 का, वो टकसाल के प्रधान थे। चलिए 13 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है ए विदिशा, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी राजगीर। तो यहाँ पाटलिपुत्र मारेंगे, क्योंकि पाटलिपुत्र की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और कभी कभी इसी सवाल को यूँ पूछ देता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना राजा उदयन ने किया था। उदयन राजा कौन था? तो हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश का बहुत ही प्रसिद्ध राजा था। तो राजा उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। हर्यक वंश यही चंद्रगुप्त माने मौर्य वंश के जस्ट थोड़े दिन पहले उनका शासन था। ठीक है, सबसे शुरुआती वंश हर्यक था पाटलिपुत्र पर। तो पाटलिपुत्र राजधानी थी उस समय मगध की, और वहीं का राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल है मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? ठीक है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य आज के डेट में कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी बंगाल, सी उड़ीसा, डी है मध्य प्रदेश। तो आप उड़ीसा मारेंगे, क्योंकि उड़ीसा जो बिहार से अलग हुआ है, उसी उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है, उसी उड़ीसा में एक जगह है, एक जगह क्या, उड़ीसा का पुराना नाम ही कलिंग है। जिस तरह मगध जो है बिहार का पुराना नाम मगध के नाम से जानते हैं, मगध का जो विस्तार था बिहार का अधिकांश हिस्सा उसमें आ जाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि प्राचीन मगध आज का वर्तमान बिहार है। ठीक उसी तरह प्राचीन कलिंग जो है आज का उड़ीसा है। तो उड़ीसा जहाँ तक विस्तृत है ना, वहाँ तक उस समय कलिंग का राज्य होता था। और कलिंग से जुड़े हुए अब सवाल आपको हम बता दें कि कलिंग का एक राजा था महापद्मानंद, जिससे राजा अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में लड़ाई की थी। ये सवाल कई बार पूछता है कि कलिंग के किस राजा को राजा अशोक ने हराया था? तो राजा महापद्मानंद, और उनकी बेटी का नाम था पद्मा, जिस पद्मा ने अपने पिता, सैनिक, सेनापति सबके जब मारे जाने के बाद वो जब खुद राजा अशोक के सामने ललकारने लगी सिंहनी की तरह, तो राजा अशोक ने शस्त्र त्याग किया था और उसी समय बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इस तरह इतिहासकारों ने ये बताया कि कलिंग का युद्ध पद्मा जीती, और कुछों ने बताया कि नहीं राजा अशोक जीते। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। मगर कलिंग का लड़ाई कौन जीता, अब आप डिसाइड करें। अगला सवाल है मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता, ए है ऑप्शन केंद्रीय मंत्री, बी है राजकीय कर संग्रह अधिकारी, सी है मुख्य न्यायाधीश, डी है अंतःपुर का रक्षक। तो इसमें बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राजकीय कर संग्रह अधिकारी। ठीक है, अगला सवाल है मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या था? मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या था? तो ऑप्शन नंबर है आपका ए पशुदान, बी धनदान, सी भूमिदान, डी कृषिदान। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भूमिदान, यानी ब्राह्मदेय, ब्राह्मण को जो दिया जाता था उसको ब्राह्मणदेय कहा गया है। तो भूमिदान आपका उत्तर हो जाएगा, भूमिदान। ठीक है, अगला सवाल है अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? यहाँ देखिए अभी हम आपको बताएं चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म जैन, बिंदुसार का धर्म आजीवक, जबकि अशोक राजा धर्म का बौद्ध क्या था? बौद्ध धर्म था। तो ऑप्शन नंबर ए पर ही बौद्ध धर्म है, बी में जैन धर्म है, सी में शैव धर्म है, और डी में वैष्णव धर्म है। तो हम ए मारेंगे, बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए आगे हम 18 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? तो देखिए बहुत बार सवाल पूछा गया है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। राजा अशोक जो था धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, कब? कलिंग विजय के पश्चात। जब कलिंग की लड़ाई लड़ने के बाद जब वो मगध आए तो राजा अशोक ने रक्तपात की नीति त्याग दी, शस्त्र त्याग कर दिया और शास्त्र उठा लिया, धर्म का रास्ता अपना लिया, और पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, और अपना बेटा जिसका नाम था महेंद्र और उनकी बेटी संघमित्रा, दोनों को सिंहल द्वीप भेजा।
सिंहल द्वीप धर्म के प्रचार के लिए। सिंहल द्वीप वही श्रीलंका का नाम है, ठीक है, श्रीलंका का ही प्राचीन नाम है सिंहल द्वीप, ठीक है। उसका पुराना नाम हम आपको बता दें सिलोन भी था, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन भी है और सिंहल द्वीप भी है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में उसका नाम क्या है, श्रीलंका है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में सिंहल द्वीप ऑब्लिक दे के श्रीलंका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अशोक किस वंश का शासक था? तो बस चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया, उसका बेटा बिंदुसार, उसका पोता अशोक। तो ये अशोक कौन मतलब का था? तो मौर्य वंश का था। किस वंश का था? मौर्य वंश। याद रखना है, अशोक जो है किस वंश का राजा है? मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये सवाल कई बार पूछा है, 2010 में, 14 में, 20 में, 21 में भी पूछा है, 22 में नहीं पूछा है, हो सकता है 23 में पूछ दे। याद रखिएगा, अशोक किस वंश का राजा है? तो मौर्य वंश का। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है उपगुप्त, उपाली, राधागुप्त, नागसेन। तो उपगुप्त होगा। उपगुप्त नाम के एक बहुत बड़े बौद्ध भिक्षुक थे, यानी बौद्ध सन्यासियों को बौद्ध भिक्षु कहा जाता है। तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, रक्तपात की सबकी नीति को त्याग दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर सवाल के तरफ। राजगिरी की नगरवधि का नाम क्या था? तो राजगिरी यानी राजगीर का पुराना नाम है। देखिए इसका सबसे पुराना नाम गिरिब्रज है, गिरिब्रज, ठीक है। इसी गिरिब्रज का नाम पड़ा राजगिरी, ठीक है, राजगिरी, क्योंकि राजा यहाँ रहते थे इसलिए उनका घर था राजगिरी। बाद में इसका नाम पड़ा राजगीर, ठीक है, जो कि आज तक वर्तमान में है राजगीर, ठीक है। तो ये एक ही का नाम है राजगीर। वसुमती नाम के एक राजा थे जिन्होंने राजगीर की स्थापना की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हाँ सवाल है राजगिरी की नगरवधु का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है माधवी, बी अम्बपाली, सी तिस्य रक्षिता और डी है शालवती। तो शालवती इसका उत्तर होगा, डी, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। चलिए आप लोगों से पुनः एक बात कहना चाहेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और ये वीडियो आपके लिए मददगार थोड़ा भी साबित हो रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि इस तरह के वीडियो से आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकें और बोर्ड के एग्ज़ाम में आप बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर सवाल है, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? वास्तविक सुकर्म क्या है जिससे प्रजा सुखी और संपन्न रहे, प्रसन्न रहे? ये कौटिल्य महोदय ने कहा था। चाणक्य कौटिल्य उन्हीं का नाम है। ऑप्शन है मेगास्थनीज, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार और डी है कौटिल्य। तो कौटिल्य जो थे चाणक्य, इन्होंने ही कहा था वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न होती है। 23 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो तोसली थी कलिंग की राजधानी। तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, उड़ीसा से काफ़ी दूर है। उज्जैनी मध्य प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन वर्तमान में। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी पटना है। तोसली जो है उड़ीसा में पड़ता है और उसका मतलब कलिंग का जो राजधानी था तोसली ही थी, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? आर्यभट्ट जो है हमारे बहुत बड़े प्राचीन विद्वान हैं और वो कहाँ के निवासी थे? तो पटना के पास एक मसौढ़ी नामक जगह है, वहीं के थे, ठीक है। आर्यभट्ट के बारे में आपने क्लास 7 में हिंदी में एक चैप्टर भी पढ़ा होगा आर्यभट्ट नामे से, तो उसमें उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, आर्यभट्ट क्यों प्रसिद्ध है, ये सब के बारे में उसमें बताया गया है। ऑप्शन है आपका मालवा, बी है कश्मीर, सी है तक्षशिला और डी है पटना। तो पटना ही होगा। चलिए 25वें सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है आपका, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन नगर, कांस्ययुगीन नगर, लौहयुगीन नगर, इनमें से कोई नहीं। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, लौहयुगीन नगर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न है आपका। 26 नंबर प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? ज्ञात अभिलेख का तो मतलब आप लोग जानते हैं
कि वैसी चीज़ें पत्थर पर, लकड़ियों पर या किसी मजबूत स्तंभों पर खुदी हुई, लिखी हुई जो अवशेष है आज प्राप्त होती है, वो इतिहास के बहुत बड़ा स्रोत के रूप में जाना जाता है। उसे हम अभिलेख कहते हैं। और ये भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख जो भी है वह वोगजा कोई का अभिलेख है, क्योंकि मथुरा का अभिलेख, बिरनार का, सारनाथ का ये बाद की है, लेकिन विगजा कोई का अभिलेख सबसे पुराना माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 27 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 27 नंबर जो प्रश्न है वह है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि मेगास्थनी निकेटर सेल्यूकस का क्या था, राजदूत था। तो यहाँ ऑप्शन आपका सेल्यूकस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन ए है सिकंदर, नहीं होगा। बी है फिलिप, ये भी नहीं होगा। सी सेल्यूकस, ये हो जाएगा। डी डिमेट्रियस, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन 11वें अभिलेख में किया गया है। 11वें और 13वें अभिलेख भी कहीं कहीं देता है, यानी कलिंग युद्ध का वर्णन इसमें दिया हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल के तरफ, और इससे पहले हम बोर्ड को साफ भी कर दें, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, कनिष्क, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे यहाँ, कनिष्क इसका उत्तर होगा, ठीक है। उसके बाद में 30वां नंबर सवाल है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में भारत आया था। तो मेगास्थनीज भाई चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। डी नहीं, ए नहीं होगा, बल्कि सी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा जो कि बहुत ही घिनौनी प्रथा है प्राचीन काल की। इसमें किसी दंपति का अगर पति मर गया हो तो उस पत्नी को भी जीते जी मार दिया जाता था, जला दिया जाता था। इस प्रथा को हम सती प्रथा के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही घोर, निंदनीय और अमानवीय था। इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर 1829 ईस्वी में इसे ख़त्म किया था। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का आधुनिक भारत में अंत हुआ था, ठीक है। तो यहाँ सवाल है किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो आप यहाँ उत्तर लिखेंगे एरण अभिलेख में, ठीक है। बी है एरण अभिलेख। 32 नंबर सवाल है, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक का वर्णन है। कादम्बरी जो है बाणभट्ट ने लिखा है, इसमें किसकी चर्चा है। तो यहाँ राजा अशोक का हम ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, क्योंकि ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में अशोक, सी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी है हर्षवर्धन। तो अशोक बाणभट्ट, ठीक है। अशोक हर्षवर्धन। आगे है बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक का वर्णन है। तो यहाँ हर्षवर्धन, डी मारेंगे, ठीक है। 33 नंबर सवाल है, गुप्त संवत कब किसके द्वारा शुरू किया गया। गुप्त संवत किसके द्वारा शुरू किया गया। तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था, जो 319 से लेके 20 ईस्वी में शुरुआत किया गया था गुप्त संवत, ठीक है। गुप्त संवत। और एक शक संवत है जो राजा कनिष्क ने शुरू किया था, और एक और राजा थे जिन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है, आप कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है, ठीक है। शक संवत और विक्रम संवत में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 15 दिन का अंतर है। इसमें जो है कि कृष्ण पक्ष पहले और शुक्ल पक्ष बाद में होता है, लेकिन विक्रम संवत में पहले शुक्ल पक्ष और बाद में कृष्ण पक्ष होता है, ठीक है। 34 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है पंचतंत्र की रचना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 33 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। 34 का है पंचतंत्र की रचना किसने की। पंचतंत्र की रचना डी ऑप्शन हो जाएगा विष्णु शर्मा। आर्यभट्ट ए है, बी है वारामिहिर, सी है कालिदास और डी है विष्णु शर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी आप मारेंगे। 35 नंबर सवाल है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। तो कुमार गुप्त, इसका उत्तर हो जाएगा कुमार गुप्त। अशोक, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त।
हैं, लेकिन यहाँ उत्तर सही उत्तर आप कुमार गुप्त मारेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 36 नंबर सवाल की तरफ। 36 नंबर सवाल है, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन आप पेशेंस रख के देखें। ये इस चैप्टर का 78 प्रश्न का हम जो डिस्कशन करा रहे हैं, इस 78 प्रश्नों के बाद 79वां प्रश्न कोई नहीं होगा इस चैप्टर का जो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये 78 प्रश्न दी बेस्ट है इस चैप्टर का, और ये आपके एग्ज़ाम में अगर कहीं से कुछ पूछेगा तो आप बता पाएंगे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिए भाई, बार बार कहना पड़ रहा है। अगला 36 नंबर सवाल है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है या स्वर्ण युग कहलाता है? तो ऑप्शन बी हम मारेंगे, गुप्त काल। मौर्य काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल ये सब नहीं है, लेकिन गुप्त काल। क्यों कहा जाता है स्वर्ण काल? क्योंकि इस काल में भारत की चहुमुखी विकास हुई थी, भारत का काफ़ी उत्तरोत्तर विकास हुआ था, इसलिए इसे हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे 8। 2, 4, 10 और 8 है, तो 8 हम मारेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना सीधा 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व और 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व या 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो 38 नंबर सवाल है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व। ठीक है, 200 कुछ ईस्वी में। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे फाहियान वेनसांग, हर्ष कुमार गुप्त। वेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय के विदेशी छात्र थे, मतलब विदेश से पढ़ने आए थे चीन से, वेनसांग। ठीक है, और सवाल कभी कभी ये पूछ देता है वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो उस समय भारत का जो राजा थे, 39 नंबर सवाल में हम वेनसांग के समय का राजा बता रहे हैं, तो वो थे हर्षवर्धन। याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था। और जो उनके गुरु थे, योग गुरु शीलभद्र, उनके सानिध्य में रहकर नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ रहा है, 40 नंबर। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है समुद्रगुप्त, डी है स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समुद्रगुप्त। 41 नंबर प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी, बी है अरामाइक, सी है ब्राह्मणी और डी है इनमें से कोई नहीं, तो खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि उत्तर पश्चिम से प्राप्त जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के अभिलेख, उसमें खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया। हालांकि अशोक ने ब्राह्मणी लिपि का भी प्रयोग करवाया, लेकिन खरोष्टी ये इसका आंसर होगा यहाँ। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, 42 नंबर प्रश्न। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? ऑप्शन नंबर ए है 35, बी है 23, ऑप्शन नंबर सी है 40 और डी है 44। तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे आप। 44 अभिलेखों की अभी तक प्राप्ति हुई है, जिसमें से कुछ लगभग सभी अभिलेखों को पढ़ा जा चुका है, अलग अलग जगहों से प्राप्त हुई है ये अभिलेख। और ये अभिलेखों की जो भाषा है, अधिकांश भाषा ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में है, जिसको जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था, याद रखिएगा। 43 नंबर सवाल है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो देखिए, अशोक राजा ने जो धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म का, पूरे विश्व में फैला, लेकिन एक देश है ब्रिटेन ऐसा जहाँ पर ये बौद्ध धर्म का विकास नहीं हो पाया। तो सवाल ये नहीं पूछता है कि बौद्ध धर्म का विकास कहाँ कहाँ हुआ, कहाँ नहीं हुआ, ये पूछता है। तो यही एक आंसर होगा जहाँ बौद्ध धर्म का विस्तार नहीं हो पाया अशोक के द्वारा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन। 44 नंबर सवाल है, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? तो जीवक कौन था? एक राज्य वैद्य था, राजा के यहाँ वैद्य का काम करता था, तो तक्षशिला से उसने वैद्य की शिक्षा पूरी की थी। और ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है, जीवक कहाँ का रहने वाला था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है राजगृह का रहने वाला था। तक्षशिला पाटलिपुत्र बनारस का नहीं, राजगृह का, वो राजगृह का राज वैद्य था। ठीक है, जीवक जो कि कहाँ शिक्षा हासिल किया? तक्षशिला। और तक्षशिला विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है।
यहाँ देखिए 46 नंबर सवाल में पूछ दिया है सवाल को कि जीव की ख्याति किस रूप में थी, तो वैद्य के रूप में हुई थी। ठीक है, वैद्य के रूप में जीव की ख्याति हुई थी। सवाल नंबर 47 देखिए, अंग राज्य बौद्ध आधुनिक बिहार के किस जिला में अवस्थित है। अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिला में अवस्थित है, तो भागलपुर। भागलपुर जो अंग प्रदेश कहते हैं ना, जिस समय मतलब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पूरा भारत 16 छोटे बड़े खंडों में विभक्त था, जिसे महाजनपद कहा जाता था, महाजनपद। ठीक है, इस 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध का साम्राज्य था, मगध राज्य था। ठीक है, इसी तरह मगध था, अंग था, कौशल, कौशाम्बी, ठीक है, कुरु, चंपा, कई राज्य थे छोटे बड़े। तो इसमें जो है एक अंग प्रदेश था, जो कि आज वर्तमान में भागलपुर जो जगह है, जहाँ अंग था ना, वहाँ पर आज भागलपुर शहर फैला हुआ है। ठीक है, यानी भागलपुर का प्राचीन नाम अंग कह सकते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी मार देंगे, भागलपुर। चलिए 48 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। बिंबिसार, देखिए अभी आपको थोड़ा देर पहले हम बताए थे बिंदुसार, तो वो देखिए बिंदुसार और बिंबिसार में बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, बिंबिसार और बिंदुसार। ठीक है, हम यहाँ क्लियर कर दे कि बिंदुसार और बिंबिसार कौन था दोनों। तो देखो बिंबिसार जो थे ना, हर्यक वंश के राजा थे, हर्यक वंश, हर्यंक वंश या हर्यक वंश, जबकि बिंदुसार थे ना, वो मौर्य वंश के राजा थे। अब आपको ये ध्यान रखना है, दोनों में बिंबिसार बहुत हद तक मिलता जुलता है, केवल द का अंतर है, इसमें ब है, इसमें द है। तो एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा था बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार उनका पुत्र था, बिंदुसार मौर्य। तो इसमें चंद्रगुप्त में भी द है और बिंदुसार में भी दूसरा अक्षर द है, इसलिए बाप बेटा में बहुत कुछ हद तक समानता रहती है। तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार हो गया, अर्थात मौर्य वंश का ही राजा बिंदुसार होगा। इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। जबकि बिंबिसार अब अलग हट जा रहा है, इसका मतलब ये हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हर्यक वंश। ठीक है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर ए है नंद वंश, बी है हर्यक वंश, सी है शिशुनाग वंश, डी है मौर्य वंश। तो यहाँ हर्यक वंश मानेंगे आंसर। अगला सवाल है 49 नंबर, जरासंध का संबंध किससे है? जरासंध, देखिए जरासंध एक राजा था जो कि बहुत ही पहले का राजा था, बृहद्रथ वंश का राजा था। देखिए बृहद्रथ नाम सुनने से थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, बृहद्रथ नाम सुनने से। बृहद्रथ एक राजा का भी नाम है, ठीक है, जो कि मौर्य वंश का अंतिम राजा था, मौर्य वंश का अंतिम राजा था। लेकिन यहाँ बृहद्रथ के उस मौर्य वंशीय अंतिम राजा की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ बृहद्रथ वंश की बात हो रही है। यानी बृहद्रथ ही पहला वंश था जो मगध की स्थापना किया। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बृहद्रथ दूगो, एक राजा था, एक वंश था, और एक और राजा थे जिसके नाम पर वंश चला। तो वो जो है मगध की स्थापना करने वाला जो बृहद्रथ था, उस वंश का राजा था जरासंध। ठीक है, और बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम राजा भी था। तो दो बृहद्रथ का उल्लेख आता है इतिहास में इस चैप्टर से रिगार्डिंग, तो दोनों को याद रखना है। एक बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम राजा, एक बृहद्रथ सबसे शुरुआती राजा जिसने मगध की स्थापना की थी, और उसी वंश का राजा था जरासंध। ठीक है, तो यहाँ सवाल है जरासंध का संबंध किससे है? तो बृहद्रथ वंश से है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तक्षशिला, अभी हमने बताया तक्षशिला विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, और यह दुनिया का सबसे बड़ा और प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है, जो कि आज पाकिस्तान में स्थित है। उस समय गंधार राज्य में यह सिचुएटेड था। ठीक है, ए ऑप्शन है मगध, बी है अंग, सी है गंधार राज्य, डी है मल। तो मगध तो बिहार वाला हो गया, अंग भागलपुर हो गया, मल भी इधर ही भारत में हो गया, गंधार जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसका वर्तमान में कंधार नाम है। ठीक है, अफगानिस्तान में पड़ गया है, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान सब भारत का हिस्सा था तब।
अगला सवाल है 51, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया? देखिए, निकेटर सेल्यूकस जो था, निकेटर सेल्यूकस यूनान देश का बहुत बड़ा राजा था, और ये निकेटर सेल्यूकस वही सिकंदर राजा का राजदूत था। सिकंदर राजा का राजदूत सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। जब मेगास्थनीज जब भारत आया तो उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, और सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलेना। हेलेना थी, है ना, या कार्निलिया, इसी का नाम है कार्निलिया भी, ठीक है, कार्निलिया। तो इसका विवाह भारत के सुप्रसिद्ध राजा मौर्य वंश के ख्याति प्राप्त प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। और कहा जाता है कि निकेटर सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था युद्ध में, ठीक है, और 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर दिया, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को, और साथ ही साथ अपनी पुत्री से विवाह का मतलब ऑफर दिया, तब चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें छोड़ा, ठीक है। तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया? ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी कनिष्क। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य सीधा, ठीक है। चलिए, आपको सब समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। अगला सवाल के तरफ हम बढ़ते हैं। धर्म विजय का उल्लेख अशोक ने किस शिलालेख में किया? धर्म विजय का उल्लेख तो 13वां। देखिए, इससे पहले एक सवाल था कि कलिंग विजय, ठीक है, कलिंग विजय कब की का उल्लेख किस में है? तो हमने उसका आंसर दिया था 11वां और 13वां दोनों। तो 11 ना होकर 13 ही होगा, क्योंकि कलिंग विजय मतलब कलिंग के लड़ाई के बाद वह धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। तो यहाँ उत्तर सी हो जाएगा 13वां। कालिदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए है अशोक, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी है कनिष्क। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश के राजा थे। देखिए, चंद्रगुप्त नाम को भी लेकर के दो धारणाएं हैं। पहला जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं, इनका पूरा नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। और एक चंद्रगुप्त है जो गुप्त वंश के राजा हैं, इनके नाम में भी मतलब चंद्र लगा हुआ है। तो चंद्रगुप्त एक गुप्त वंश के राजा है, जिन्होंने राजा बनने के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपना नाम रखा, विक्रमादित्य नाम में जोड़ लिया। इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ सवाल है कालिदास किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी मददगार साबित हो रहा होगा। ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जिन्हें भी ये वीडियो ज़रूरी हो सकता है थोड़ा भी, उन तक ज़रूर पहुंचाएं। और आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। इसी तरह की वीडियो से आपका हम ज्ञान वर्धन करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? तो थोड़ा देर पहले हम आपको बताए हैं समुद्रगुप्त के बारे में कि स्वर्ण युग गुप्त वंश है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, ठीक है। चलिए 55 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है, मगध का प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, शुरू में मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र आई, ठीक है। राजगिरी की स्थापना वसुमती ने किया था, जबकि पाटलिपुत्र की स्थापना राजा उदयन ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है 56 नंबर, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? ठीक है, मगध का प्राचीनतम राजवंश यानी प्राचीन काल का जो राजवंश था मगध का, वह कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ है नंद वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश। तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश का ही राजा जो थे बिंबिसार, ये सारे लोग, ठीक है, हर्यक वंश के ही उदयन राजा था, ठीक है, जिन्हें प्राचीन मगध का वंश माना जाता है, ठीक है। उसी ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किसने थी? उदयन राजा ने, हर्यक वंश के ही थे। अगला सवाल है 57 नंबर, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस राजा ने अपनी राजधानी बनाई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयन, क्योंकि उदयन राजा ने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था, उसी ने स्थापना किया था, ठीक है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये प्रश्नों को बहुत ही मेहनत करके संग्रह किया गया है। इन प्रश्नों का आप सही से अभ्यास करें, हो सके तो कॉपी पर लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले जब भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 58 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था?
ठीक है, किस नदी के संगम पर? तो गंगा, पुनपुन, सोन, तीनों नदी का संगम है, तो इन सभी के संगम पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलिए 59 नंबर सवाल है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल है, रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? किस जनपद में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मगध। काशी, वैशाली, कौशल नहीं होगा, मगध होगा, क्योंकि मगध जो है सबसे शक्तिशाली और सबसे माने बलवान और समृद्ध 16 महाजनपदों में एक था मगध। तो मगध में ही इस तरह के यंत्र का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए 60 नंबर सवाल पर हम लोग देखते हैं। 60 नंबर सवाल है कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ स्थित था? गुजरात, केरल, बंगाल, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बंगाल, मानिएगा। ठीक है, 61 नंबर सवाल एकदम ध्यान से सुनिए और इसे नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और हो सकता है आपकी एग्जाम में पूछा जा सके। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो हरिसेन, आंख मूंद के मारिएगा, हरिसेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त का ये मतलब क्या थे? समुद्रगुप्त के मतलब राजकवि थे ये हरिसेन। ठीक है, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। इन्हें प्रयाग प्रशस्ति कहिए या इलाहाबाद प्रशस्ति कहिए, क्योंकि इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग था और इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है। तो बस उस जगह से रिलेटेड बीच का पकड़िए, अभी का या बहुत पहले का प्रयाग प्रशस्ति यानी प्रयागराज। ठीक है, हरिसेन इसका उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल है, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? चाणक्य ने किस संस्थान में अध्ययन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है नालंदा, बी है तक्षशिला, सी है विक्रमशिला, डी है उदंतपुरी। तो बी हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय में वो अध्यापन किया था। शिक्षण मतलब पढ़ाने, प्राध्यापक थे, शिक्षण कार्य इनका था पेशा। और ये बहुत बड़े विद्वान थे, राजनीतिक शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, अर्थशास्त्र के लेखक भी थे पुस्तक के। 63 नंबर सवाल है, प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ठीक है, उदंतपुरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मगध। ऑप्शन नंबर ए में ही ये मगध है, बी में गंधार है, सी में अंग है और डी में पंचाल है। तो ये तीनों नहीं होगा, मगध इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। शक संवत की शुरुआत तो राजा कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी में, क्योंकि राजा कनिष्क जब राजा बना ना 78 ईस्वी में राजा रोहन किया, तो उस डेट को ऐतिहासिक रूप देने के लिए उसने वहाँ से एक कैलेंडर की शुरुआत किया संवत की, और उसी को शक संवत कहते हैं। वही भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 82, सी है 76, डी है 72। तो ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर है, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो तांबा हो जाएगा, क्योंकि तांबा का प्रयोग सबसे पहले विश्व में किया गया था। चांदी, टीन, लोहा ये बाद में आया था, तांबा का पहले किया था। ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है उस, या ताम्रकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी थी? तो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मणी है। और इसी ब्राह्मणी के जो भाषा में खरोष्टी और ब्राह्मणी में क्या लिखा गया था? राजा अशोक के अभिलेख लिखे गए थे। उन अभिलेखों को पढ़ने का जो काम किया था सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने किया था। इसके पीछे भी बड़ी लॉजिक है, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने 1834 ईस्वी में, इधर तो नहीं दिखेगा, 1834 ईस्वी में उसकी शुरुआत की थी पढ़ना, लेकिन उसकी वो सफलता 1838 में मिला, क्योंकि ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि असल में लिखा गया है कुछ ऐसा, चूँकि आज के डेट में वो लुप्त है, तो इसलिए उसे पढ़ना आसान नहीं था। लेकिन ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि चूँकि ब्राह्मणी संस्कृत से और खरोष्टी यूनानी से मिलती है, इसलिए जेम्स प्रिंसेप ने पहले शुरुआत के दिनों में उन दो भाषाओं का अध्ययन किया, संस्कृत और यूनानी। उसके बाद ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने का काम किया। ठीक है, चलिए 67वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 67वां प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी सी है द्वितीय, डी है स्कंदगुप्त और बी है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त मानेंगे।
68 नंबर सवाल को समझिए। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? रुद्रदमन। रुद्रदमन नाम का एक राजा था जिसने सुदर्शन झील का काया पलट किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए है अशोक, बी है कनिष्क, डी है स्कंदगुप्त। ठीक है, चलिए 69 नंबर सवाल है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो पहले ही शुरुआत में बता दिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी स्थापना किया, उसका बेटा बिंदुसार, उसका बेटा अशोक, तो अशोक मौर्य वंश का राजा हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। ये भी सवाल रिपीट हो गया है, लेकिन याद रखिएगा बहुत वीवीआई प्रश्न है। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कलिंग की लड़ाई 261 ईस्वी पूर्व में लड़ी गई थी। हम वीडियो में इससे पहले भी इस सवाल का जवाब हम दिए हैं। ये सवाल नहीं आया है, लेकिन कलिंग का जब चर्चा आया था तो उसके लड़ाई का समय भी हम बता दिए। 261 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी में है 280, सी में है 85, 285, डी में है 290 ईस्वी पूर्व, ये तीनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए 261 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं अब 72वें प्रश्न की तरफ। आज जो है 78 प्रश्नों का जो हम अध्ययन करा रहे हैं, इस 78 प्रश्नों में जो भी वीवीआई प्रश्न है उन 78 प्रश्नों का हमने संकलन किया है। आइए हम बोर्ड को साफ कर देते हैं। फिर देखिए आगे सवाल देखिए 72 नंबर, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? मुद्रा राक्षस, देखिए मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? बहुत वीवीआई सवाल है। ए है कौटिल्य, बी है विशाखदत्त, सी है मेगास्थनीज, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हम बी मारेंगे, विशाखदत्त। ठीक है, विशाखदत्त बहुत बड़े लेखक थे, इन्होंने मुद्रा राक्षस है ना, विशाखदत्त ने लिखी थी मुद्रा राक्षस। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सारे प्रश्नों का हम जवाब जो दे रहे हैं सबका अभ्यास करते रहेंगे, आप देखते रहेंगे। ये 2021 में ये सवाल पूछा जा चुका है, 2021 में। ठीक है, और 22 में नहीं पूछा है तो 23 में निश्चित पूछेगा, 24 में पूछ सकता है, 23 में यदि नहीं पूछा तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्न। वेदों की संख्या कितनी है? नॉर्मल तो क्वेश्चन है ये। वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, वो 4 कौन कौन से वेद हैं? पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद नहीं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद है। इसमें सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई, उस काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। सवाल यहाँ से ये आता है ऋग्वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा ये ऋग्वैदिक काल है और इसके बाद के काल को हम उत्तर ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 78, क्योंकि 78 ईस्वी में ही राज्यारोहण हुआ और इसी खुशी में उसने शक संवत की शुरुआत की थी उन्होंने। ठीक है, अगला सवाल है 75 नंबर। ठीक है, 75 नंबर सवाल है, मालविकाग्नि मित्र किसकी रचना है? मालविकाग्नि मित्र, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालिदास। मालविकाग्नि मित्र की रचना कालिदास ने की थी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ है। इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है। ए में देवनागरी है, बी में ब्राह्मणी, सी में शारदा, डी में है गुरुमुखी, तो ऑप्शन नंबर बी मानेंगे। ठीक है, 77 नंबर सवाल है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, बिंदुसार ने नहीं बल्कि अशोक ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। और 78 नंबर सवाल है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? तो हर्यक वंश के काल में थे। ठीक है, ये जो सवाल है 78, आपको हमने 1 से लेकर के 78 प्रश्नों का जो हमने अभ्यास आपको कराया, ये सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर के, और ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा जा चुका है। ठीक है, और बहुत ही अति संभावित प्रश्न है। तो इन 78 प्रश्नों का आप जो है अध्ययन करें, इसका जो है कि क्वेश्चन लिख लें।